सभी को नमस्कार। आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम साधारणीकरण सिद्धांत को पढ़ेंगे। पूर्व की कक्षा में हमने रस के अवयव और रस निष्पत्ति आदि विषय पर चर्चा की थी। रस निष्पत्ति के संदर्भ में ही जो भट्टनायक हैं उसके द्वारा दिया गया साधारणीकरण का सिद्धांत आया था। उन्होंने जो रस निष्पत्ति है उसमें साधारणीकरण को विशेष महत्व दिया था। तो आज हम उन्हीं साधारणीकरण सिद्धांत को विस्तार से पढ़ेंगे। रस सिद्धांत में साधारणीकरण का विशेष महत्व है। वस्तुतः साधारणीकरण के बिना रसानुभूति नहीं हो सकती। इस सिद्धांत का आविष्कार करने का श्रेय रस सूत्र के तीसरे व्याख्याता भट्टनायक को है। यानी साधारणीकरण जो सिद्धांत है उसका प्रवर्तक आचार्य किसे मानते हैं हम? भट्टनायक को। उन्होंने साधारणीकरण का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि साधारणीकरण का अर्थ है सामान्यीकरण, अर्थात इस प्रक्रिया में विभाव आदि का विशेषत्व समाप्त हो जाता है और वे सामान्य प्रतीत होने लगते हैं। अर्थात शकुंतला न होकर कामिनी मात्र रह जाती हैं। रंगमंच पर यशोदा कृष्ण के प्रसंग में यशोदा कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव का अनुभव करती है। इस नाटक को देखने वाले दर्शक भी कृष्ण की चेष्टाओं को देखकर वात्सल्य का अनुभव करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि काव्य में वर्णित आश्रय यशोदा के साथ दर्शक सामाजिक की अनुभूति का तादात्म्य हो जाता है। यहाँ आप ये समझे तादात्म्य यानी बिल्कुल उसमें लीन होना। साधारणीकरण यानी सामान्यीकरण। इसका मतलब यह है कि जैसे हम कोई नाटक देख रहे हैं, जैसे प्रसंग चल रहा है माता यशोदा और कृष्ण का, तो कृष्ण को देख के जो माता यशोदा के हृदय में वात्सल्य का जो भाव उत्पन्न होता है, उस वात्सल्य के भाव की वैसी ही अनुभूति हमें होती है। वो वहाँ विशेष रूप से केवल माता यशोदा का पुत्र ना रह के हमारे भी पुत्र की भूमिका के रूप में रहता है। यानी हम बिल्कुल उससे तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। इस तरह कृष्ण केवल यशोदा के पुत्र न रह के सबको अपने पुत्र प्रतीत होते हैं, अर्थात वात्सल्य भाव का आलंबन बन जाते हैं। इसी प्रक्रिया को साधारणीकरण कहते हैं। साधारणीकरण के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के द्वारा मत प्रस्तुत किए गए हैं जो निम्न प्रकार हैं। सर्वप्रथम भट्टनायक का मत। भट्टनायक ने साधारणीकरण की परिभाषा निम्न शब्दों में दी है: भावकत्वम साधारणीकरण तेन ही व्यापारेण विभावदयः स्थायी च साधारणे क्रियन्ते। अर्थात भावकत्व साधारणीकरण है। इस व्यापार में विभाव आदि और स्थायी भावों का साधारणीकरण होता है। विभाव आदि का अपने और पराये के बंधन से मुक्त होना ही क्या है? साधारणीकरण है। तो विभाव आदि का साधारणीकरण किसने माना? भट्टनायक ने। भट्टनायक ने शब्द रूप काव्य में 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अभिधा व्यापार, दूसरा भावकत्व व्यापार, तीसरा भोजकत्व व्यापार। इनमें से भावकत्व ही साधारणीकरण है। साधारणीकरण से पहले दर्शक सीता, राम, दुष्यंत, शकुंतला आदि को व्यक्ति विशेष के रूप में ही ग्रहण करता है, किंतु साधारणीकरण के उपरांत दुष्यंत और शकुंतला तथा सीता और राम का विशेषत्व समाप्त हो जाता है तथा वे सामान्य प्रतीत होने लगते हैं। भट्टनायक विभाव आदि के सामान्य हो जाने को साधारणीकरण मानते हैं। विभाव आदि के अंतर्गत स्थायी भाव, संचारी भाव, आलंबन विभाव
आदि सभी भाव आ जाते हैं। दूसरा मत है अभिनव गुप्त का। अभिनव गुप्त का मत है, आचार्य अभिनव गुप्त ने विभाव आदि का ममत्व परत्व संबंध से अलग होना ही साधारणीकरण मानते हैं। अभिनव गुप्त का मत है कि साधारणीकरण हो जाने पर विभाव आदि ममत्व और परत्व की भावना से परे हो जाते हैं। अर्थात साधारणीकरण हो जाने पर विभाव आदि के संबंध में ये मेरे शत्रु हैं, ये मेरे हैं, शत्रु के हैं अथवा उदासीन के हैं, न ऐसी संबंध अस्वीकृति रहती है। दूसरे शब्दों में साधारणीकरण की अवस्था में भाव की अनुभूति तो होती है, परंतु यह भाव किसका है इसका कोई ध्यान नहीं रहता। अभिनव गुप्त के अनुसार साधारणीकरण के दो स्तर हैं। पहले स्तर पर विभाव आदि का व्यक्ति विशिष्ट संबंध टूट जाता है। दूसरे स्तर पर सामाजिक का व्यक्तित्व बंधन नष्ट हो जाता है। अर्थात विभाव आदि के साथ साथ स्थायी भाव का साधारणीकरण भी हो जाता है और साथ ही सामाजिक की अनुभूति का साधारणीकरण भी हो जाता है। तो ये अभिनव गुप्त का विचार था। तीसरे जो आचार्य हैं वह हैं आचार्य विश्वनाथ। तो आचार्य विश्वनाथ का मत है, परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च तदा स्वादे विभावादे परिच्छेदो न विद्यते। अर्थात विभाव आदि का अपने पराये की भावना से मुक्त हो जाना साधारणीकरण है। विभाव आदि के संबंध में ये मेरे अथवा मेरे नहीं हैं, दूसरे के हैं अथवा दूसरे के न अथवा दूसरे के नहीं हैं, इस प्रकार का विशेषीकरण नहीं होता। आचार्य विश्वनाथ ने साधारणीकरण के प्रसंग में पाठक का आश्रय के साथ तादात्म्य भी माना है। गुलाब राय जी का मत है कि आचार्य विश्वनाथ आश्रय, आलंबन, स्थायी भाव आदि सबका साधारणीकरण मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि में साधारणीकरण संबंधी अपना मत प्रस्तुत किया है और प्रस्तुत करते हुए वे मौलिक ढंग से अपना विचार व्यक्त किया है। वे आलंबन धर्म का साधारणीकरण मानते हैं। शुक्ल जी केवल आलंबन धर्म का ही साधारणीकरण मानते हैं। जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लिया जाता कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रसोद्बोधन की पूर्व शक्ति नहीं आती। विषय का इस रूप में लाया जाना ही साधारणीकरण कहलाता है। साधारणीकरण का अभिप्राय यह है कि पाठक या श्रोता के मन में जो भाव विशेष या वस्तु विशेष आती है, वह जैसे काव्य में वर्णित आश्रय या आलंबन होती है, वैसे ही सहृदय पाठकों या श्रोताओं के भाव का आलंबन हो जाती है। व्यक्ति तो विशेष ही रहता है, पर उसमें प्रतिष्ठा ऐसे सामान्य धर्म की ही रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। शुक्ल जी दो प्रकार की रसानुभूति मानते हैं, उत्तम कोटि की रसानुभूति और मध्यम कोटि की रसानुभूति। उत्तम कोटि की रसानुभूति वहाँ होती है जहाँ श्रोता या दर्शक काव्य में वर्णित आश्रय के साथ पूर्ण तादाद में स्थापित कर लेता है, और मध्यम कोटि की रसानुभूति वहाँ होती है जहाँ श्रोता या दर्शक काव्य में वर्णित आश्रय का सील दृष्टा मात्र होता है। तो ये शुक्ल जी का मत था। अगला मत है आचार्य श्याम सुंदर दास का मत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साधारणीकरण मत की आलोचना श्याम सुंदर दास के द्वारा की गई। इस संदर्भ में उन्होंने अपना मौलिक मत दिया है। श्याम सुंदर दास सहृदय पाठक
अथवा श्रोता के चित्त का साधारणीकरण मानते हैं। साधारणीकरण की व्याख्या करने में उन्होंने मधुमती की भूमिका की परिकल्पना की है। मधुमती भूमिका में जब चित्त पहुंच जाता है तब वह निवितर्क अवस्था में होता है। वितर्क की दशा में चित्त को वस्तु के संबंध और वस्तु संबंधी इन तीनों की पृथक पृथक प्रतीति होती है। इसी को शब्द अर्थ ज्ञान भी कहते हैं। योगी जब मधुमती भूमिका में प्रवेश करता है तब उसका चित्त ज्ञान की निवितर्क अवस्था में रहता है, अर्थात उसे केवल वस्तु की ही प्रतीति होती है, वस्तु के संबंध और उसके संबंधी की नहीं। चौथा इनका मत है, साधारणीकरण की स्थिति इस मधुमती भूमिका में जैसी होती है, इसलिए यहाँ पुत्र की प्रतीति केवल पुत्र के रूप में ही होती है। इस प्रकार प्रतीति होता हुआ पुत्र प्रत्येक सहृदय के वात्सल्य का आलंबन होगा। आचार्य श्याम सुंदर दास के एकांतक और एकलय होने को साधारणीकरण मानते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आलंबन व्यक्ति संबंधों से मुक्त होकर साधारण प्रतीत होने लगता है। आचार्य श्याम सुंदर दास की दृष्टि विषय की अपेक्षा विषय की ओर अधिक होती है। डॉक्टर नगेंद्र का मत। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं कि कवि की अनुभूति का ही साधारणीकरण होता है, यानी उनके अनुसार साधारणीकरण कवि की अनुभूति का ही होता है। वे अपना मत प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है, अर्थात जब कोई व्यक्ति अपनी अनुभूति को इस प्रकार अभिव्यक्त कर सकता है कि वह सभी के हृदय में समान अनुभूति जगा सके, तो उसमें साधारणीकरण की शक्ति विद्यमान होती है। कवि को लोक हृदय की पहचान रहती है, इसलिए वह किसी विषय को इस रूप में प्रस्तुत करता है जिससे कि सबकी अनुभूति को जगा सके। विषय का रूप तो अज्ञात ही रहता है, किंतु कविगण अपनी अपनी भावना के अनुरूप उसका वर्णन करते हैं। कवि की इसी भावना का साधारणीकरण होता है। पाठक भी कवि की साधारणीकरण भावना का आस्वादन करता है, जिसे हम आलंबन कहते हैं। वास्तव में वह कवि की अनुभूति का संवेद्य रूप है और कवि की मानसिक सृष्टि है। उसके साधारणीकरण का अर्थ है कवि की अनुभूति का साधारणीकरण, जो भट्टनायक और अभिनव गुप्त का प्रतिपाद्य है। डॉक्टर नगेंद्र के इस मत से स्पष्ट है कि वे आलंबन का साधारणीकरण का विरोध नहीं करते, अपितु यह मानते हैं कि आलंबन में भी साधारणीकरण की शक्ति कवि की इस अनुभूति के कारण ही होती है। गुलाब राय जी ने नगेंद्र के मत को एकाकी बताया है। अब इन सब में हम निष्कर्ष रूप में जो बात निकल के आती है वह यह है। पहली तो यह है कि साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है, साधारणीकरण आलंबन धर्म का होता है, साधारणीकरण सहृदय पाठक या श्रोता के चित्त का होता है। वस्तुतः तीनों मत एक दूसरे के विरोधी न होके एक दूसरे के पूरक हैं। शुक्ल जी की दृष्टि भाव पर ही है, जबकि श्याम सुंदर दास की दृष्टि श्रोता के चित्त पर। अतः डॉक्टर नगेंद्र का मत दोनों का समन्वय करने वाला है, इसलिए अधिक उपयुक्त है। यानी सबने अपना अपना मत और विचार दिया, लेकिन मूल रूप से सब एक दूसरे के संयोगी मत ही है, ना कि विरोधी मत। इस तरह हम साधारणीकरण के सिद्धांत को समझते हैं। अलग अलग कवियों ने अपने मत प्रस्तुत किए और उदाहरणों से उसको स्पष्ट किया। इसी के साथ आज की यह क्लास यहीं समाप्त होती है। इसके आगे का जो भी अध्ययन बिंदु है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।